सुप्रभात, नमस्कार। आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। टॉप न्यूज में आप सभी का स्वागत है। टॉप न्यूज में अगले आधे घंटे आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बताएंगे आपको आर्थिक जगत और खेल जगत से जुड़े समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने सतर्कता बढ़ाई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिख पॉजिटिव केसों के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग को बताया जरूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज बुलाई समीक्षा बैठक। राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के तौर पर प्रकाशित करने पर आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश। विज्ञापनों को लेकर बनी जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिया आदेश। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के आज अमेरिका की यात्रा पर जाने की खबर। रूस से युद्ध शुरू होने के बाद होगी उनकी पहली अमेरिकी यात्रा को लेकर लगाए जा रहे हैं कयास। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट। पुदुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा सामाजिक प्रगति सूचकांक में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य। झारखंड और बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब। उत्तर भारत में ठंड के साथ बढ़ा कोहरा। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। कोहरे के कारण पंजाब और उत्तर प्रदेश में दुर्घटना से हुई 8 लोगों की मौत। और अब खबरें विस्तार से। चीन में कोरोना ने एक बार फिर से कोहराम मचा रखा है। कई दूसरे देशों में भी कोरोना के मामले बढ़े हैं। इस बीच देश में केंद्र सरकार ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। चीन में कोरोना की स्थिति को देखते हुए आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना पर एक समीक्षा बैठक बुलाई है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया, ब्राजील और चीन में मामलों में अचानक तेजी को देखते हुए देश में पाए जाने वाले पॉजिटिव केसों के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग कराना जरूरी है। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम नेटवर्क के माध्यम से कोरोना के खतरनाक वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि जहां तक संभव हो सभी कोरोना पॉजिटिव मामलों के नमूने दैनिक आधार पर इंसाकॉग जीनोम सीक्वेंसिंग प्रयोगशालाओं को भेजे जाएं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इन प्रयोगशालाओं को मैप किया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्य बल की पहली बैठक ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई। बैठक में बाली में हुई G20 बैठक के घोषणा पत्र पर चर्चा की गई। इस बैठक में G20 और आमंत्रित देशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वित्त और स्वास्थ्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत ने औपचारिक रूप से इस साल 1 दिसंबर को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। बैठक की सह अध्यक्षता इटली और इंडोनेशिया ने की। बाली लीडर्स डिक्लेरेशन 2022 ने महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए वित्त और स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच सहयोग जारी रखने के लिए टास्क फोर्स के जनादेश को बढ़ाया। टास्क फोर्स सचिवालय ने 2023 और उसके बाद की कार्य योजना का मसौदा तैयार करने के लिए भारतीय प्रेसिडेंसी और सह अध्यक्षों इटली और इंडोनेशिया के साथ काम किया, जिसे 2023 के लिए भारतीय प्रेसिडेंसी की वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के आसपास डिजाइन किया गया था। बैठक के दौरान गोद लेने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत की गई। वहीं आज संसद के शीतकालीन सत्र का 11वां दिन है। लोकसभा में आज एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। सदन में आज निरसन और संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा होगी। इसके साथ ही संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पर राज्यसभा से प्राप्त संशोधनों पर विचार किया जाएगा। लोकसभा में आज एक ध्यानाकर्षण भी सूचीबद्ध है। सांसद हरसिमरत कौर बादल देश में मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या और इस संबंध में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी। राज्यसभा की कार्यसूची में 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए और 2 विधेयक विनियोग संख्यांक 5 और 4 विधेयक 2022 विचार और लौटाए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। इसके साथ ही सदन में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022
विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही नियम 377 के अधीन सदस्य लोकहित से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे और सभा पटल पर अहम पत्र भी रखे जाएंगे। राज्यसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया मंत्रालय की अनुदान मांगों 2022-23 के संबंध में वक्तव्य देंगे। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी मंत्रालय की अनुदान मांगों 2022-23 के संबंध में वक्तव्य देंगे। साथ ही लोकसभा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने देश में और खासतौर पर पंजाब राज्य में व्याप्त नशीले पदार्थों की समस्या को नार्को टेररिज्म करार दिया। सदस्यों ने सरकार से इसके लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की और प्राथमिक शिक्षा में मादक द्रव्य विरोधी पाठ्यक्रम शामिल करने की मांग की। निचले सदन में नियम 193 के तहत देश में मादक पदार्थ दुरुपयोग की समस्या और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम विषय पर चर्चा के दौरान सदस्यों ने इससे निपटने की जरूरत बताई। वहीं बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दिया गया है। लोकसभा में गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विधेयक को समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बताया कि समिति आगामी बजट अधिवेशन के दूसरे हिस्से के पहले सप्ताह के अंतिम दिन अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इससे पहले अनेक विपक्षी दलों ने विधेयक को संसदीय समिति को भेजने की मांग की थी। यह विधेयक इस महीने की शुरुआत में सदन में पेश किया गया था। इसमें बहुराज्य सहकारिता समिति कानून 2002 में संशोधन करने के प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य इन सहकारी समितियों के प्रशासन में सुधार लाना और पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है। राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2000 का और संशोधन करने वाला विधेयक को सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्यसभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे। अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से एक को इस सभापति के रूप में नियुक्त करेगी। वहीं राज्यसभा में लगातार दूसरे दिन अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा हुई। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने जहां देश में गरीबी, महंगाई, औद्योगिक उत्पादन, अर्थव्यवस्था में गिरावट और निवेश नहीं आने की बात कही, तो वहीं कुछ सदस्यों ने राज्यों के जीएसटी बकाये और उर्वरक की कीमतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि सरकार ने गरीबों के कल्याण और उत्थान के लिए काम किया है और महिलाओं को भी सशक्त किया है। Madam Minister, I would just like to see that you give a little importance on this women aspect or gender budgeting as far as Manrega is concerned, and also look at the workforce for re-entry of women into the force. जब तक गरीब का विकास नहीं होगा, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में नहीं होगा, समावेशी विकास नहीं होगा, तो देश का विकास कैसे हो सकता है। देखते देखते बैंक अकाउंट 22 करोड़ खुला। आज प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट 47 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट खुला है। Non-receipt of grant for mechanization of agriculture, national siltation policy is pending, construction of high dam in Kosi river in Nepal is still pending. जब इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म इस देश को 7 दशकों तक ग्रस्त कर रखा था, उस इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साहस के साथ इस देश को अलग किया है। I would say that the government is keen that the benefits of the growth and development reach every Indian household. There are schemes which are meant for the benefit of the less privileged, like the supply for the benefit of the poor, which started in COVID-19 pandemic, still continues. PM Garib Kalyan Yojana, 80 crore people of the country are benefited through this. विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर राज्यसभा में गतिरोध रहा। नेता सदन पीयूष गोयल ने मल्लिकार्जुन खड़गे से अपने बयान के लिए माफी मांगने की मांग की। शून्यकाल आरंभ होने से ठीक पहले राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर अभद्र भाषण देने का आरोप लगाया और माफी की मांग की। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदन में जिस भाषण का उल्लेख हो रहा है वो बाहर दिया गया है, इसलिए इस बारे में सदन में चर्चा नहीं हो सकती। इसके बाद बीजेपी के सदस्यों ने माफी की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया,
जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बेहतर स्वास्थ्य के लिए मोटे अनाज और खेलों की अहमियत पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने सांसदों से इन्हें प्रोत्साहित करने की दिशा में काम करने को भी कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने उनकी सरकार के अनुरोध पर 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, क्योंकि उन्होंने मोटे अनाज को भोजन का एक लोकप्रिय विकल्प बनाने का आह्वान किया था। सरकार ने संसद भवन परिसर में दोपहर के भोजन की मेजबानी की, जिसके केंद्र में मोटे अनाज से बने व्यंजन रहे। कृषि मंत्रालय की तरफ से सांसदों के लिए विशेष मिलेट्स लंच आयोजित कर देश दुनिया में मिलेट्स को बढ़ावा देने की बड़ी पहल की गई। आयोजन में राज्यसभा सभापति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल समेत कई मंत्रियों और सांसदों ने शामिल होकर ज्वार, बाजरा, रागी जैसे पोषक अनाज से तैयार व्यंजनों का स्वाद लिया। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और झटका दिया है। ताजा मामले में एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव को राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के तौर पर प्रकाशित करने के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश दिया है। एलजी सक्सेना का यह आदेश 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 2016 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश और 2016 के सीसीआरजीए के आदेश के मद्देनजर आया है, जिसका दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। वर्ष 2016 में 3 सदस्यीय कंटेंट रेगुलेशन कमेटी बनाई गई थी। अगस्त 2016 में दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के अधिकार मामले को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार हाईकोर्ट में केस हार गई। इसके बाद दिल्ली सरकार के सभी फैसलों की जांच शुरू हो गई। साथ ही आम आदमी पार्टी सरकार में जो विज्ञापन दिए गए उनकी जांच कमेटी से करने के लिए कहा गया। इस कमेटी ने ही दिल्ली सरकार पर 97 करोड़ रुपए के विज्ञापन नियमों के अनुरूप न होने का आरोप लगाया था। उस दौरान अजीब जंग दिल्ली के उपराज्यपाल थे। बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर भारत में भीषण ठंड को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ समेत कई इलाकों में लगातार दूसरे दिन सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। दृश्यता कम होने से सड़क हादसों में पंजाब में 5 तो उत्तर प्रदेश में 3 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के कारण हो रहे हादसों को देखते हुए राज्य सरकार ने रोडवेज बसों की रात्रिकालीन सेवा बंद करने का फैसला किया है। वहीं पंजाब सरकार ने 21 जनवरी तक सभी स्कूलों को सुबह 10 बजे से खोलने का आदेश दिया है। घने कोहरे के चलते कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। राजधानी दिल्ली में 70 से अधिक लंबी दूरी की ट्रेनें 2 से 6 घंटे की देरी से चली। वहीं 20 से अधिक विमान 15 से 30 मिनट की देरी से उड़े। दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सोमवार को न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री दर्ज हुआ था। 17 दिसंबर को सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा था। मौसम विभाग ने कोहरे और शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। और इस खबर के साथ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और साथ ही नजर डालेंगे व्यापार और खेल जगत से जुड़े समाचारों पर भी। बने रहिए हमारे साथ। क्या आप किसी कानूनी समस्या से घिरे हैं? नहीं पता क्या करें? क्या कहता है कानून? क्या हैं आपके अधिकार? समझिए कानून की बारीकियों को कानून की पाठशाला में, सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले आइए एक नजर डालते हैं टॉप 10 सुर्खियों पर। राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल में मनोनीत सदस्य पीटी उषा और वाईएसआर कांग्रेस के वी विजयसाई रेड्डी को शामिल किया गया है। यह पहला मौका है जब किसी मनोनीत सदस्य को उपाध्यक्षों के पैनल में शामिल किया गया है।
भारत में 3 नए सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है, जिनमें मोढेरा का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर, गुजरात का ऐतिहासिक वडनगर शहर और त्रिपुरा में उनाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियां शामिल हैं। ओडिशा सरकार को माओवाद की कमर तोड़ने में जबरदस्त सफलता मिली है। समाज की मुख्यधारा के विपरीत राह भटके हुए करीब 900 से अधिक सक्रिय मिलिशिया का आत्मसमर्पण कराया गया है। ये लोग माओवादियों के समर्थक और सहयोगी भी रहे हैं। बड़ी संख्या में हुए इस आत्मसमर्पण से बॉर्डर एरिया में लाल विद्रोहियों के गढ़ में खलबली है। हरियाणा में शादी, जबरन, लालच के लिए धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने वाले कानून को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले हरियाणा विधानसभा में कानून की मंजूरी के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा गया था। ऐसे में अब हरियाणा में कोई भी महिला और पुरुष शादी के लिए धर्म नहीं बदल पाएगा। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 दिसंबर से शुरू होगा और अब तक विधानसभा सचिवालय को सदन के पटल पर रखने के लिए सरकार से 3 विधेयक मिले हैं। शीतकालीन सत्र के लिए अब तक 311 तारांकित और 171 अतारांकित प्रश्नों के नोटिस विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हुए हैं और कुल 52 विधायकों ने तारांकित प्रश्नों के लिए 22 और 22 विधायकों ने अतारांकित प्रश्नों के लिए नोटिस भेजे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस नेता अजय राय को तलब किया। एनसीडब्ल्यू ने अपने बयान में कहा है कि आयोग ने अजय राय की स्त्री विरोधी टिप्पणी का संज्ञान लिया है। ये टिप्पणी काफी घृणित और अपमानजनक है। राय को 28 दिसंबर को दोपहर 12 बजे पेश होने के लिए नोटिस भेजा गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के मंदिरों और नामघरों के पुजारियों को औपचारिक रूप से 10-10 हजार रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी है। 6124 नामघोरिया और 2148 पुरोहितों को अनुदान दिया गया है। ये मदद कोविड प्रभावित आबादी को वित्तीय सहायता देने के राज्य सरकार के वादे के तहत दी गई है। भारतीय रेलवे ने क्रिसमस और नए साल को देखते हुए केरल के लिए 51 विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। यह फैसला ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया गया है। दक्षिणी रेलवे ने क्रिसमस और नए साल के लिए केरल में विभिन्न स्थानों के लिए 17 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए चौथी मेरिट लिस्ट आज जारी होगी। पीजी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए इस बार अलग से आयोजित की गई दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में शामिल हुए उम्मीदवार डीयू की वेबसाइट admission.uod.ac.in पर जाकर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। और दिल्ली की एक अदालत ने फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिका को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया और 23 दिसंबर से बहरीन की यात्रा की अनुमति मांगने वाली फर्नांडीज के आवेदन पर जवाब मांगा। और अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। महाशिवरात्रि मनाने के लिए भारत से करीब 89 हिंदू तीर्थ यात्री पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कटास राज मंदिर पहुंचे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पवित्र स्थलों की देखभाल करने वाले ईटीबीपी के मुताबिक करीब 89 हिंदू तीर्थ यात्री वाघा सीमा के रास्ते भारत से यहां पहुंचे। लाहौर से करीब 300 किलोमीटर दूर चकवाल जाने से पहले हिंदू तीर्थ यात्री कटास राज में अपने धार्मिक उत्सव में शामिल होने के लिए एक दिन लाहौर में रहेंगे। उधर अफगानिस्तान में तालिबान शासकों ने एक और तुगलकी फरमान जारी किया है। तालिबान ने अफगान लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया है। उच्च शिक्षा मंत्रालय ने एक पत्र में अगली घोषणा तक अफगानिस्तान में छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि तालिबान ने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और बुनियादी अधिकारों को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करने वाली नीतियां लागू की, खासकर महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ। उधर अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। खबरों के मुताबिक भूकंप उत्तरी कैलिफोर्निया के ग्रामीण क्षेत्र फेरेंडेल के पास आया, जो सैन फ्रांसिस्को के
करीब 345 किलोमीटर NW और प्रशांत तट के करीब है। स्थिति देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने 70,000 लोगों की बिजली काट दी। भूकंप से कुछ इमारतों और एक सड़क को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं 2 लोगों की इसमें मौत की खबर सामने आ रही है। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बखमुत शहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सैनिकों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सैनिकों का हौसला बढ़ाया और यूक्रेनी सैनिकों को प्रोत्साहित भी किया। यह शहर यूक्रेन और रूस की सेना के बीच संघर्ष का स्थल रहा है। रूसी सेना ने बीते दिनों पूर्वी यूक्रेन के सीमावर्ती शहर में ताबड़तोड़ हमले किए थे। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 10 महीने से युद्ध लगातार जारी है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति आज अमेरिका के दौरे पर भी जा रहे हैं। रूस से युद्ध के बीच ये उनकी पहली अमेरिकी यात्रा होगी। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, BS बोम्मई और एकनाथ शिंदे के साथ साथ वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, अश्विनी वैष्णव और स्मृति ईरानी अगले महीने दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में 100 से अधिक भारतीयों के साथ शामिल होंगे। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 16 से 20 जनवरी 2023 को स्विस स्की रिसोर्ट शहर में आयोजित की जाएगी, जिसमें 50 से अधिक प्रमुख शामिल होंगे। दुनिया भर के देशों के राज्य और मुख्य सरकारों के भी सम्मेलन में शामिल होने की उम्मीद है। 2023 की वार्षिक बैठक में भारत के करीब 100 उद्योगपतियों के भी उपस्थित होने की उम्मीद है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। केंद्र 5 साल के लिए राज्यों को GST मुआवजा दे रहा है। ये जानकारी संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में दी। पंकज चौधरी के मुताबिक जून 2022 तक राज्यों का 17,176 करोड़ रुपए का GST मुआवजा लंबित था। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान जब कोई GST नहीं एकत्र किया गया था, केंद्र सरकार ने 2020-21 के दौरान 1.1 लाख करोड़ रुपए और 2021-22 के दौरान 1.59 लाख करोड़ रुपए का ऋण लेकर राज्यों को मुआवजा दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि केंद्र ने कुछ हद तक जून तक के सारे बकाये का भुगतान कर दिया है और लगभग 17,000 करोड़ रुपए लंबित हैं। उन्होंने कहा कि जून 2022 तक तमिलनाडु का बकाया केवल 1,200 करोड़ रुपए है। रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की सोवरेन रेटिंग को स्थिर परिदृश्य के साथ BBB पर बरकरार रखा है। रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि भारत के मजबूत वृद्धि परिदृश्य को और जुझारू बाह्य वित्त को देखते हुए रेटिंग दी गई है। BBB मध्यम जोखिम वाली रेटिंग होती है, जिसे देते हुए फिच ने उम्मीद भी जताई कि कंपनियों और बैंकों के बही खातों में सुधार से आगामी वर्षों में निवेश में तेजी आएगी। रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की वृद्धि दर 7% रह सकती है। पुदुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा सामाजिक प्रगति के सूचकांक यानी कि SPI में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे हैं, जबकि झारखंड और बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब आंका गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने यह रिपोर्ट तैयार करवाई है। EAC-PM के चेयरमैन विवेक देबरॉय ने यह रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक आइजोल, सोलन और शिमला सामाजिक प्रगति के मामले में 3 सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार सभी राज्यों में पुदुचेरी का SPI स्कोर सबसे अधिक 65.99 रहा है। लक्षद्वीप और गोवा 65.89 और 65.53 स्कोर के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का SPI स्कोर सबसे कम 43.95 रहा। वहीं बिहार का SPI स्कोर भी 44.47 के निचले स्तर पर रहा है। शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज के जरिए कंपनियों के शेयर बायबैक को खत्म करने का फैसला किया है। सेबी की हाई बोर्ड बैठक में स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए बायबैक को खत्म करने को मंजूरी दे दी गई। सेबी चीफ के मुताबिक रेगुलेटर शेयर बाजार से शेयर बायबैक के तरीके में पक्षपात की आशंका को देखते हुए अब टेंडर रूट को वरीयता देने का फैसला किया गया है।
उन्होंने कहा कि शेयर बाजार के जरिए शेयरों की पुनर्खरीद करने का मौजूदा ढंग को धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। शेयर बाजारों में लिस्टेड कंपनियां निवेशकों के पास मौजूद शेयरों को खरीदने के लिए खुले बाजार से शेयरों की बायबैक करती हैं। इसके अलावा पुनर्खरीद का एक तरीका निविदा प्रस्ताव भी है, जिसे सेबी धीरे धीरे लागू करेगा। सेबी ने बोर्ड बैठक में यह भी तय किया कि शेयर बाजार से होने वाली पुनर्खरीद से जुटाई गई राशि का 75% हिस्सा कंपनियों को इस्तेमाल करना होगा। अभी तक यह सीमा 50% ही थी। और आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीमों के बीच ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले गए 5वें और आखिरी T20 मैच को मेजबान ने 54 रनों से अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 196 रन बनाए, जिसके जवाब में उतरी भारतीय महिला टीम 20 ओवर में 142 रन ही बना सकी। इस तरह मेजबान ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने 5 मैचों की T20 सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम करने वाले अर्जेंटीना टीम का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। विश्व विजेता बनने के बाद अर्जेंटीना के खिलाड़ी बस के जरिए विक्ट्री परेड में निकले। 36 साल बाद चैंपियन बनने की खुशी खिलाड़ियों के साथ साथ प्रशंसकों के चेहरे पर भी दिख रही थी। पूरे शहर की सड़कों पर प्रशंसकों का हुजूम खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत करने के लिए उमड़ता हुआ दिखाई दिया। वहीं खिलाड़ी भी जोरदार स्वागत से काफी गदगद दिखाई दे रहे थे। और इसी के साथ ही टॉप न्यूज में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 21 दिसंबर की तारीख से जुड़े इतिहास के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार। 21 दिसंबर साल 1974 में INS सातवाहन को भारत के जहाजी बेड़े में शामिल किया गया। यह पनडुब्बी प्रशिक्षण देने वाला देश का पहला पोत है। इसका नाम सातवाहन राजवंश से लिया गया है, जिसने कभी प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर शासन किया था। साल 1986 में INS सातवाहन को एक विशेष पनडुब्बी प्रशिक्षण निर्माण में बदलने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में INS की यह इकाई भारतीय नौसेना का प्रमुख पनडुब्बी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है। 21 दिसंबर साल 1898 को अंधेरे में उजाला फैलाने वाले रेडियम की खोज हुई। इसकी खोज मैडम क्यूरी ने अपने पति पियरे क्यूरी के साथ मिलकर की। मैडम क्यूरी ने खनिज का अध्ययन करके उससे यूरेनियम अलग कर दिया और बाकी बचे हुए हिस्से को उन्होंने रेडियम नाम दिया। इस खोज से चिकित्सा के क्षेत्र में बदलाव के साथ एक नई क्रांति हुई। रेडियम का इस्तेमाल कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। 21 दिसंबर साल 1968 को मानव ने अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रचा। आज ही के दिन नासा द्वारा अपोलो 8 अंतरिक्ष यान को चांद की कक्षा में भेजा गया। इस यान को फ्लोरिडा के केप कैनेडी स्पेस सेंटर से सैटर्न V रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। यह अंतरिक्ष के इतिहास में पहली बार था जब 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा से दूर चांद की कक्षा में भेजा गया। ये 3 अंतरिक्ष यात्री थे जेम्स ए लोवेल, विलियम एंडर्स और फ्रैंक बोरमन।